यूट्यूब का लिंक आपको शेयर किया हुआ है, और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप व्हाट्सएप करना, आपको दोबारा लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का। ठीक है, चलिए 10 बजे तक हमारा सेशन है। 10 बजे के बाद डाउट सेशन रहेगा। अपने क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, और प्लीज़ बीच में जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, क्योंकि फिर उससे क्वेश्चंस बहुत आ जाएंगे और डिले हो जाएंगी चीज़ें। दूसरा, चैट पे आप कोई भी अपना नंबर नहीं लिखेंगे। कोई किसी को नंबर शेयर नहीं करेगा कि ये मेरा नंबर है। आपको किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर बीच में कोई ये कहता है कि ये लिंक है, ये लिंक है, यहाँ से मैं स्टॉक्स देखता हूँ, वहाँ से मैं स्टॉक्स ढूंढता हूँ, आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बस आपको ये समझना है कि अगर कोई भी इस मीटिंग में आ रहा है तो वो सीखने आ रहा है, और अगर कोई सीखने आ रहा है तो दैट मीन्स वो भी ट्रेडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको चैट पे कोई नंबर अपना शेयर नहीं करना है, पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी है। ये आपकी प्रिवेसी है, प्रिवेसी को मेंटेन रखिए। सेकेंडली, आप लोग अपनी वीडियो ऑफ रखेंगे, क्योंकि सब लोग घर पे हैं इस वक्त, और आप वीडियो ऑफ रखिए। आपको कुछ नहीं दिखाना है अपने कि आपकी पीछे कौन है, आपकी फैमिली में कौन है ना, कुछ किसी को नहीं दिखाना है। सिर्फ जब भी आपको बात करनी है तो आप अनम्यूट करेंगे, और तब हम बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो लोग पुराने हैं उनको मैं ऑलरेडी बता दूं कि हमारा पहले वही 10-15 मिनट हम इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सेशंस पे आ जाएंगे। तो अगर आपको अभी लीव करना है, आप लीव कर सकते हो, आप 10-15 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और बाकियों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना पेंसिल नोटबुक अपने साथ रखो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप लिख लो, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ें ना निकले और बाद में आप वो क्वेश्चन को पूछ सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, बेसिकली हमारे जो 3 इंडिकेटर्स हैं, जिनका आपको कुछ लोगों को अभी एक्सेस नहीं मिला होगा और कुछ को मिल चुका है, राइट। तो इस एक्सेस को ही हम सारे इंडिकेटर्स को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, और ज़्यादा ध्यान हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर पे देंगे, क्योंकि हमने कल उस इंडिकेटर को अपडेट किया है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, और वो चेंजेस को एक्सप्लेन करना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम वो वाला सेशन भी थोड़ा सा लगाएंगे जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर को भी अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं। तो ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं, ये आपको कहाँ दिखेंगे? आप चाहे मोबाइल यूज़ करो, चाहे आप ट्रेडिंग भी यूज़ करो, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके ये इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। इंडिकेटर्स पे जाना है और आपको इनवाइट ओनली पे क्लिक करना है। जब आपको इनवाइट ओनली पे क्लिक करोगे तो आपको तीनों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये इंडिकेटर्स आपको तब दिखेंगे जब मैं आपको एक्सेस दूंगा, और उसके बाद मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपको एक्सेस मिल चुका है, तो आपको ये तीनों इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये तीनों इंडिकेटर्स आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, और टैब पे भी यूज़ करते हो। ज़्यादा प्रेफर ये है क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी स्क्रीन का होना इंपॉर्टेंट है। तो लैपटॉप पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मोबाइल पे आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको आदत बनाओगे, 6 दिन 7 दिन आदत बनाओगे, तो आपका हाथ सेट बैठ जाएगा इन इंडिकेटर्स पे। तो हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं। जो पहला इंडिकेटर है वो है सेक्टर स्ट्रेंथ। ये हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है, बड़े लोग कौन से सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है सेक्टर स्कैनर। मतलब ये इंडिकेटर ये करता है कि कोई भी सेक्टर जो बूम कर रहा है, जो बियरिश है या बुलिश है, उनके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है कि उन सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है। और जो तीसरा इंडिकेटर है, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्लस इसमें अब जोन्स भी ड्रॉ होते हैं। मतलब आपको एक जोन मिलेगा कि आपको किस जोन के अंदर ट्रेड करना है, आपको इधर उधर कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम कहाँ होता है? हम जब भी मार्केट को एनालाइज करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, और प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हम जब भी आप ट्रेडिंग करो तो हम गलती कहाँ करते हैं? गलती हमारी ये होती है कि हम सीधा स्टॉक्स में घुस जाते हैं, ये बिना देखे कि क्या वो, हमें ये भी नहीं पता होता है इवेंचुअली कि वो स्टॉक कौन से सेक्टर का है, राइट। तो हम अननेसेसरी स्टॉक्स में घुसते हैं और लॉसेस करते हैं, और बाद में हम रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लॉसेस मुझे हो क्यों रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हमेशा ये होता है, हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम पहले स्टॉक देखते हैं, लेकिन प्रोसेस हमेशा ये होता है कि पहले पहले ब्रॉड मार्केट निफ्टी को देखना ज़रूरी है, फिर सेक्टर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और फिर सेक्टर से आपको स्टॉक्स को ढूंढना ज़रूरी है, और फिर आपको एक जगह ढूंढनी होती है ट्रेड करने के लिए। आपको अननेसेसरी कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना होता। ट्रेडिंग का एक रूल है, एक जगह होती है, एक स्पेस होता है ट्रेड करने के लिए, और स्पेस के अंदर ही आपको ट्रेडिंग हमेशा करनी है। अब अब आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट में जाओ सुबह सुबह, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी को ओपन करना है। निफ्टी हमारी ब्रॉड मार्केट है, और यही बताती है मार्केट का एक्चुअल, आपको रिजल्ट देती है, आपको एक्चुअल की मार्केट की स्थिति बताती है ना, कि मार्केट का एक्चुअल में नेचर क्या है आज के दिन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग का प्रोसेस ये है, और मैं चाहता हूँ आप यही फॉलो करो अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो। और
यही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहते हैं। हमारा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज हम क्या करेंगे, अभी हम रिप्ले बटन पे जाते हैं और रिप्ले का मतलब ये है कि जो 13 अगस्त निकल चुका है, हम उसको कैंडल बाय कैंडल एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो था। अब ये 12 अगस्त तक की क्लोजिंग है और अभी तक आज की कोई कैंडल बनी नहीं है 13 के। तो अब हम ये सोचेंगे कि अब सुबह सुबह 9 बजे मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको इमेजिन ये करना है कि आप अभी 9 बजे मार्केट में बैठे हुए हो और आप अगर 9 बजे होते तो आप मार्केट में कैसे रिएक्ट करते। तो मार्केट की जैसे ही पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल बनते ही हमें ये तो पता चल गया कि एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब बियरिश, लेकिन इसको हम ये नहीं ट्रीट करेंगे कि ये एक बियरिश है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीज़ एनालाइज करें कि कल का जो निफ्टी का एक डायरेक्शन था, राइट, तो कल की अगर निफ्टी की डायरेक्शन आप एनालाइज करो तो कल का लो ये है मार्केट का, ठीक है। कल की मार्केट का ये लो है, तो हम मार्केट को बियरिश तब कंसिडर करेंगे कि मार्केट प्राइस यहाँ से नीचे आता है और नीचे आने के बाद अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाए तो हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट बियरिश है। लेकिन प्राइस अगर इसी यहाँ ही पे रहा, इसी जगह में अगर घूमता रहा, तो हम ये समझेंगे कि यार मार्केट में ना अभी भी सिर्फ वही है, एक साइडवेज ही है मार्केट। अगर मैं यहाँ से यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो ये अप्रॉक्स 0.32% ही है सिर्फ। तो यहाँ से यहाँ अगर मार्केट इस जोन के अंदर भी भागती है ना, इस एरिया में भी रहती है, तो कुछ बेयरिशनेस नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पिछले दिन का, अगर बेयरिश कैंडल बनी तो पिछले दिन का एक लो मार्क कर लो और आप ये समझो कि अगर मार्केट इसके नीचे आई तो एक बेयरिश मोमेंटम आएगा, और अगर प्राइस इसी रेंज में घूमता रहा तो हम उसको साइडवेज ही कंसिडर करेंगे। दूसरा तरीका यह है निफ्टी को एनालाइज करने का कि आपने पिछले दिन का लो तो मार्क कर लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन आपको ये भी एनालाइज करना है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का आपको हाई लो मार्क करना है कुछ इस तरह। तो सिंपल सा ये है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट अगर इस जोन के बीच में रही तो भी मार्केट साइडवेज है, और मार्केट अगर यहाँ भी रही तो भी मैं साइडवेज कंसिडर करूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ कोई भी परसेंटेज मूवमेंट नहीं है, 0.30% का कुछ मूवमेंट है, राइट। हाँ, अगर ये वाला जो पिछले दिन का लो अगर यहाँ कहीं होता, ये कैंडल्स यहाँ ही कहीं नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे बनी होती, एटलीस्ट 0.50% से भी ज़्यादा अगर थोड़ा मुझे डिस्टेंस मिलता, तो मैं ये कंसिडर करता कि ठीक है यार, अगर यहाँ से यहाँ भी आ रहा है तो मैं बेरिश कंसिडर करूँगा मार्केट को। लेकिन यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो अगर प्राइस यहाँ से यहाँ भी आएगा तो मैं साइडवेज ही मानूंगा मार्केट को, ठीक है। तो निफ्टी की डायरेक्शन आपको एक्चुअली मदद करती है एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करने में और एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में। अगर निफ्टी अगर निफ्टी साइडवेज रहे पूरे दिन, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको स्टॉक्स मिलेंगे ही नहीं ट्रेड करने के लिए, ठीक है, और वो एक अच्छा रिजल्ट है। अगर निफ्टी साइडवेज है ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। तो निफ्टी जब साइडवेज है ना, तो ज़बरदस्ती स्टॉक्स में नहीं घुसना होता है, ठीक है। निफ्टी अगर ट्रेंड है, एक ट्रेंड अगर आपको मिल रहा है, जैसे एक बेरिश ट्रेंड मिल रहा है और एक बुलिश ट्रेंड मिल रहा है, तो आप इफेक्टिवली घुस सकते हो। लेकिन अगर साइडवेज है तो आपको ट्रेड्स मिलने मुश्किल होते हैं, तो आप अपने लॉसेस को बचाना है और समझना है कि साइडवेज है तो ट्रेड नहीं करना है। हाँ, इन केस अगर कोई स्टॉक हमें मिले मोमेंटम में, जो कि हम सीखेंगे कि ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, तो अगर मिले तो डेफिनेटली हम करेंगे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्ती पैसे कमाने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा मार्केट को, जब भी मार्केट सेटल होती है तो हम पहली 3 कैंडल्स को तो हमेशा इग्नोर करते हैं। तो जैसे ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बन गई और ये तीसरी कैंडल बन गई, ठीक है। तो अब क्या है कि मार्केट में 3 कैंडल्स बन चुकी हैं और स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स को आपको हमेशा इग्नोर करना है। चाहे आप स्टॉक्स की बात करो, चाहे आप निफ्टी इंडेक्स की बात करो, चाहे आप सेंसेक्स की बात करो, स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव कैंडल होती है। आपके हमेशा लॉसेस होंगे, ठीक है। तो इस 3 कैंडल्स को तो आपको टोटली इग्नोर करना है, और जैसे ही आप 3 कैंडल्स बन जाएंगी ना, तो आपका एक प्रोसेस शुरू होता है ट्रेडिंग का। सबसे पहले हमने ये समझा है कि निफ्टी की आपको डायरेक्शन एनालाइज करनी है। जो पहली कैंडल उसका हाई और लो मार्क करना है। अगर प्राइस इस जोन के बीच में रहे तो मतलब साइडवेज है, अगर प्राइस नीचे आए तो भी हम बियरिश मानेंगे। लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है कि पिछले दिन का लो और आज की जो कैंडल बनी है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर यहाँ पे जो डिफरेंस ही हमें मिल रहा है, अगर वो 0.30, बहुत कम डिफरेंस है ये, ठीक है, तो आप यही समझोगे कि यार ये रेंज बॉन्ड ही रहेगी मार्केट, मतलब कल कल की रेंज में ही आज भी मार्केट घूमेगी, ठीक है। 3 कैंडल्स बन गई। अब जैसे 3 कैंडल बन गई तो यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है, और प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले अपना पहला इंडिकेटर लगाएंगे जो कि है सेक्टर स्ट्रेंथ, ठीक है। ठीक है।
अब हमने सेक्टर स्ट्रेंथ इंडिकेटर लगाया। अब आपके सामने ना इस तरह का इंडिकेटर बिल्कुल टेबल के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ये टेबल के अगर बीच में है तो हमारे लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आपको फीचर दिया हुआ है कि आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे और सेटिंग्स में जाके आप इसको, टॉप सेंटर है तो आप इसको टॉप राइट कर दोगे। टॉप राइट का मतलब ये है कि ये टेबल थोड़ा आपका साइड पे हो जाएगा। टॉप राइट पे किया आपने, ओके किया, तो देखो आपका टेबल साइड पे हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप है, आपको पहले इसको साइड पे करना है। दूसरा, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या टैब पे, तो सेम इंडिकेटर जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ इसकी सेटिंग्स में जाके आपको डेस्कटॉप की जगह टैबलेट करना है या मोबाइल करना है। ठीक है, टैबलेट भी कर सकते हो, मोबाइल भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको ओके कर देना है। अगर मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे ओके करना, अगर टैब है तो टैब में ओके करना। अभी हम डेस्कटॉप पे करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ये एक हमारा सेक्टर स्कैनर है। सेक्टर स्कैनर बेसिकली क्या होता है? सेक्टर स्कैनर का मतलब ये होता है कि मार्केट में हर स्टॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे अ, जैसे हर ग्रुप, हम अपनी सोशल लाइफ में भी बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल आप पॉलिटिक्स की बात कर लो, बीजेपी है, कांग्रेस है ना। तो एक ग्रुप है, समझो आप। अब अगर ऑटो लिखा है तो मतलब ऑटो से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो वो ऑटो के सेक्टर में आते हैं। अगर केमिकल के रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं तो वो केमिकल में आएंगी। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड अगर बहुत सारी कंपनी है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में आएंगे। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनके बीच में प्री डिफाइंड स्टॉक्स को अलाइन किया जाता है और वो एनएससी करता है। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं कि इसके बीच में हम कोई भी स्टॉक डाल देंगे। एनएससी की वेबसाइट्स पे जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कौन से सेक्टर का कौन कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक टेबल मिला हुआ है जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, 30 40 50 सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग थीमेटिक थीम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और मतलब ब्रॉड मार्केट से रिलेटेड इंडेक्स होते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि बहुत ज़्यादा फ्लो करता है जिनमें मनी, उनको ही यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो ये पहला रैंक है 1 से लेके 5 तक है। मतलब यहाँ से जो रैंक है 1 से 5, मतलब अ, अगर ग्रीन है 1 से 5, और अगर आप ये सेक्टर देखो कि ये 1 से 5 के बीच में है, तो दैट मीन्स इनमें पैसा जो फ्लो हो रहा है, बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं बुलिश साइड। और 17 से लेके 21 तक अगर है तो यहाँ पे पैसा ना बियरिश साइड फ्लो हो रहा है। तो आपको सिंपल ये समझना है कि अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर बुलिश जाए तो आपको ऊपर वाले सेक्टर्स पे ध्यान देना है। अगर निफ्टी नीचे जाए, इससे भी नीचे चले जाए, तो आपको नीचे वाले सेक्टर्स पे ध्यान देना है। और अगर निफ्टी साइडवेज रहे, मतलब इसी एरिया में घूमते रहे, तो आप ऊपर वाले भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, नीचे वाले सेक्टर भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारे इसको और इसको सबको करें, लेकिन अगर टाइम थोड़ा हुआ तो सिर्फ एक ही, या तो बुलिश या तो बेयरिश, कोई एक चूज़ करेंगे हम। अगर टाइम मिला तो हम दोनों को हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे और एक बार स्टडी कर लेंगे। अब 3 कैंडल्स मार्केट की बन चुकी है और हमारा रूल ये है कि हमने हमेशा, जितने भी हमारी आज तक क्लासेस हुई हैं, हमने यही चीज़ आइडेंटिफाई की है कि सेक्टर्स में भी पैसा रोटेट होता है, और सेक्टर्स और स्टॉक्स 10 बजे से पहले पहले, या 10 बजे या 10 बजे के बाद 10 15 तक रिवर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मार्केट को एक फेयर चांस देते हैं, और हम अपने आप को भी एक बहुत फेयर चांस देते हैं कि हम मार्केट को थोड़ा स्टेबल तरीके से, मार्केट को मतलब स्टेबल होने देंगे आराम से। अब आपको क्या करना है, 3 कैंडल्स बनी, अभी भी आपको स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ कैंडल्स को बनने देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 9:52 9:55 वाली कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब यहाँ तक 10 बजने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, तो आपको 10 बजे तक ना इंतज़ार करना है। तो आप यहाँ पे 9:45 से भी, 9:45 तक भी आप रुक सकते हो, 9:50 तक भी रुक सकते हो, 10 बजे तक भी रुक सकते हो। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि एटलीस्ट आपको 30 35 मिनट्स तक मार्केट को स्टेबल होने देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 मिनट, 10 15 20 35 30, तो आप 30 मिनट्स तक भी मार्केट को स्टेबल होने दे सकते हो, या 35 मिनट्स तक भी मार्केट को स्टेबल होने दे सकते हो। ठीक है, अब जब मार्केट स्टेबल हो गई, कैंडल्स बन गई, तो अभी भी आपको स्टॉक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, ना आपको कहीं और ध्यान देना है, आपको सिर्फ इस चार्ट पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे आपने ये नोटिस किया, अब आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी का मार्केट क्या है, निफ्टी अभी साइडवेज है। मार्केट नीचे आई, लेकिन नीचे से दोबारा ऊपर को जाने लग गई है। तो आप यहाँ से ये कंसिडर करोगे कि ठीक है, मार्केट साइडवेज ही है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, मार्केट साइडवेज है, और हमने जो जोन बनाया था उस जोन के अंदर है। तो जोन के अंदर है तो आप ये नीचे वाले सेक्टर भी चूज़ कर सकते हो, ऊपर वाले भी कर सकते हो। बुलिश है, अगर निफ्टी बुलिश हो जाए तो आपको सिर्फ ऊपर वाले सेक्टर देखने हैं, अगर बियरिश हो जाए तो सिर्फ बियरिश वाले देखने हैं। 6 से लेके 16 तक को आप इग्नोर करोगे, इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको 1 से लेके 5 तक देना है, 17 से लेके 21 तक देखना है, पहला। दूसरा, नंबर 1 अगर रैंक है तो मतलब ये टॉप सेक्टर है,
जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, और जो 21 है ये वीकेस्ट सेक्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर पे हो रही है। ठीक है, तो 1 टॉप गेनर है और 21 टॉप लूज़र है। लेकिन मार्केट में हमें सारे सेक्टर्स पे ध्यान देना होता है, हमें एक सेक्टर पे ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज़ों को क्लियरली समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ बियर स्टॉक देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ना 5 आ गए हैं सेक्टर। इसको समझना ज़रूरी है कि ये रेड ग्रीन क्या हो रहा है। ये रेड ग्रीन बेसिकली क्या है कि अगर आपको किसी स्टॉक के किसी सेक्टर के सामने ग्रीन ग्रीन बनता दिखे तो मतलब उस सेक्टर में हैवी बाइंग हो रही है। अगर आपको किसी सेक्टर के आगे रेड 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 दिखे तो मतलब उसमें हैवी सेलिंग हो रही है। ठीक है, और अगर किसी सेक्टर के सामने आपको ब्लैंक दिखे चीज़ें तो मतलब उसमें ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है, वो नॉर्मल है, स्टेबल है वो। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि अगर कोई सेक्टर अगर कोई सेक्टर रेड है, ठीक है, और रेड के बाद सर लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है जी। अगर कोई सेक्टर रेड है टोटल और रेड के बाद वो ऊपर 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 जाए, ठीक है, और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए, मतलब पहले उसमें रेड डॉट्स बन रहे थे और बाद में वो ग्रीन बार्स बनने लग जाए, तो आप ये समझो कि उस वो पहले सेक्टर बेरिश था लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगा है कि अब वो 1 से 5 के बीच में आ गया। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ PSU बैंक की, PSU बैंक पहले रेड था, रेड का मतलब पहले वो 17 से लेकर 21 के बीच में था, लेकिन उसमें इतना पैसा लगा है बुलिश की साइड की वो एकदम जंप करके यहाँ पे आया है। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और इन केस ऐसा हो कि अगर पहले ग्रीन दिख रहा है और बाद में वो रेड दिखने लग जाए, तो आपको ये समझना है कि पहले कोई सेक्टर बुलिश था लेकिन बाद में उसमें उसमें इतनी गिरावट आई है कि वो यहाँ पे आया है। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम पहले बुलिश हम देखेंगे सारे सेक्टर्स को। यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्टर आ गए हैं और एक सेक्टर पे फोकस नहीं करना होता है, हमें हमेशा 5 सेक्टर्स को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक सेक्टर पे फोकस करोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा सिलेक्शन, थोड़े से स्टॉक्स तो चाहिए सिलेक्ट करने के लिए और उनमें से आप एक सिलेक्ट करोगे। अब हम यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है और मैं यही करता हूँ। यहाँ तक मैं मार्केट को वेट करता हूँ, 9:45 तक मैं वेट करता हूँ। 9:45 पर 9:45 तक मेरे सामने चीज़ें आ जाती हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें मोमेंटम है, कौन से सेक्टर बुलिश हैं और कौन से बियरिश हैं। और और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ एक मिनट देना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ बेसिकली इनको ना, देखो मुझे तो याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक बार मेरे सामने ये ऑटो दिख गया ना मुझे, तो वो मेरे दिमाग में बैठा रहेगा कि ऑटो सेक्टर है ऊपर, राइट। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा अपनी लाइफ को इजी करना है, आपको इनको लिख लेना है किसी डायरी पे कि यार PSU बैंक, FMCG, ऑटो, केमिकल और मिड स्मॉल, MS मतलब मिड स्मॉल IT टेलीकॉम में पैसा फ्लो हो रहा है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो चुका है, आपने इन पांचों को लिख लिया, आपका काम यहाँ पे खत्म है और इस इंडिकेटर का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको हाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपना दूसरा इंडिकेटर लगाना है जो कि सेक्टर स्ट्रेंथ। पहले जो इंडिकेटर हमने देखा उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है। दूसरा दूसरा जो इंडिकेटर है ये आपको ये बताएगा कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक मोमेंटम है। तो आपको इसको अप्लाई करना है और अप्लाई जैसे आप करोगे तो आपके साइड पे एक छोटा सा टेबल आ जाएगा कुछ हिस्से का। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टॉक आ गया, यहाँ पे एक टेबल आ गया। अब आप इसको समझो, एक मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एग्जांपल के लिए अब इस इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके ना आपको बहुत सारी डिटेल मिली है, इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये एज इट इज़ हैं, इनको आप एज इट इज़ ही रखोगे, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बस चेंज करना है, आपको यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे हो तो आपको इसको मोबाइल चूज़ करना, और अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आप डेस्कटॉप पे चूज़ करोगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे बस आपको ये डेस्कटॉप और मोबाइल चूज़ करना है और ये जो सेक्टर है इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेक्टर है, मतलब जो हम एक सेक्टर स्ट्रेंथ देख रहे थे वही यहाँ पे भी है, लेकिन वो सिर्फ सेक्टर बताता था, ये हमें स्टॉक बताएगा कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक मोमेंटम है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया था, हमने सबसे पहले यहाँ पे नोटिस किया कि कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने आया मिड स्मॉल IT टेलीकॉम, राइट। तो अब हम क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा और इसकी सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर की यहाँ पे मैं लिखूँगा मिड स्मॉल IT टेलीकॉम। ठीक है, जो कि है हमारा टेलीकॉम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा टेलीकॉम।
ठीक है। आपको टेलीकॉम पे क्लिक करना है और ओके करना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम का कोई स्टॉक मोमेंटम में है। नहीं, टेलीकॉम में कोई नहीं था। अब उसके नाम से आप समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम। ठीक है, आईटी का सेक्टर अलग है, लेकिन मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम का एक अलग इंडेक्स है। तो अगर आईटी वर्ड इसमें आया है तो आपको आईटी को भी चूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाओगे, दोबारा आप क्या करोगे, टेलीकॉम हमने देख लिया। टेलीकॉम में हमारे पास, हमने जब इसको सिलेक्ट किया था टेलीकॉम को, तब हमें यहाँ पे टेलीकॉम में कोई भी सेक्टर नहीं दिखा, यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं दिखा, सॉरी। अब यहाँ पे आईटी भी है तो हम आईटी को भी चूज़ करेंगे। मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँगा। ठीक है, आईटी भी लिखा हुआ है तो मैं आईटी को भी चूज़ करूँगा। यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आईटी चूज़ करूँगा, और मैं इसको ओके करूँगा, और ये काम 5 मिनट में हो जाता है। सच में 5 मिनट में ये काम हो जाता है। आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मुझे इतना क्लैरिटी मिली कि यार ये सेक्टर ज़रूर बूम कर रहा है, लेकिन इस सेक्टर का कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो मेरा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। एक स्टॉक सिलेक्शन का मेरा क्राइटेरिया है, उसमें मैंने बहुत सारे मैथमेटिकल कंडीशंस पैरामीटर्स डाले हुए हैं। अगर किसी स्टॉक में वो कंडीशंस पास हो जाती हैं, हमें तभी वो लिस्ट में वो स्टॉक दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई कि यार मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम में कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है। अब अगला जो हमारा सेक्टर था वो था केमिकल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस इंडिकेटर को फिर ऑफ करके सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि आपने उनको लिखना है। ठीक है, ये केमिकल ऑटो इन सबको लिख लेना है, ताकि आपको उसको बार बार ऐसे एनेबल ना करना पड़े। आप इसको लिख लोगे जो ऊपर 5 के हैं। ठीक है, अब आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको यहाँ पे केमिकल चूज़ करना है और ओके करना है। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या केमिकल सेक्टर का कोई स्टॉक है जिसमें मोमेंटम है। तो एस्ट्रल में हमारे पास आ गया था 930 पे लेवल, कि केमिकल सेक्टर का एस्ट्रल जो स्टॉक है वो मोमेंटम में है और 930 पे इस पे लेवल आ चुका है। अब अगर यहाँ पे एस्ट्रल लिखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट का एक फीचर मिलता है हमें ट्रेडिंग व्यू में, आप इसको लिख भी सकते हो किसी पेपर पे, या आप अपनी वॉच लिस्ट में भी इसको ऐड कर सकते हो। अगर एस्ट्रल लिखा है तो आप क्या करोगे, एस्ट्रल को फटाफट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस का बटन है, प्लस में बटन में जाके आप एस्ट्रल को सर्च करके फटाफट उसको ऐड कर लोगे। ये और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम, पहले हमने सेक्टर ढूंढा, आप सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, और स्टॉक्स जब आप वॉच लिस्ट में ऐड करोगे तो उनमें से एक स्टॉक को चूज़ करना है आपको ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एस्ट्रल चुना, ओके कर दिया, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम तीसरा सेक्टर देखूँ तो तीसरा कौन सा था, वो था आपका ऑटो सेक्टर। अब आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको ये देखना है कि क्या ऑटो सेक्टर का कोई स्टॉक है जो मोमेंटम में है, जिसमें मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैच हुआ है। तो ऑटो सेक्टर में हमारे पास, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में हमारे पास दो स्टॉक्स आए हैं, बॉश लिमिटेड और अशोक लेलैंड। राइट, अब हम क्या करेंगे, सेम हमारा प्रोसेस, इन दोनों को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। बॉश लिमिटेड है तो आप सबसे पहले बॉश लिमिटेड में जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका बॉश लिमिटेड, इसको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद है अशोक लेलैंड। उसके बाद अशोक लेलैंड है तो आप अशोक लेलैंड को भी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, और काम बहुत जल्दी होता है, ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, सेक्टर आगे आपके सामने है, स्टॉक्स आपके सामने है, छांटना ही है बस इन स्टॉक्स को बाद में। तीसरा इंडिकेटर लगाएंगे। ठीक है, तीसरा सॉरी, और चौथा सेक्टर देखेंगे, उसके बाद क्या था, एफएमसीजी। अब आपको देखना है कि क्या एफएमसीजी में भी कोई स्टॉक है जिसमें मोमेंटम है, तो सेटिंग्स में जाओगे और एफएमसीजी चूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एफएमसीजी को चूज़ किया और ओके किया। अब आपको ये देखना है कि क्या एफएमसीजी का कोई स्टॉक था जो मोमेंटम में था। ठीक है, कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, मतलब एफएमसीजी में 10-15 स्टॉक्स हैं, लेकिन मेरा क्राइटेरिया अब तक मैच नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ स्टॉक्स हमें दिख जाएँ, लेकिन यहाँ तक अभी भी कोई स्टॉक हमारी लिस्ट में नहीं आया हुआ है। अब हम क्या करें, लास्ट सेक्टर देखेंगे, और लास्ट सेक्टर कौन सा है आपका, पीएसयू बैंक। ठीक है, क्यों इसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले रेड था, मतलब वो बहुत बेरिश था, लेकिन इसमें इतना पैसा लगा है कि ये ऊपर आया है। तो मतलब कुछ तो है, कोई तो स्टॉक है जो इसको यहाँ पे ऊपर लेके आया है। ठीक है, सेक्टर की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेक्टर की वजह से स्टॉक भागता है, स्टॉक्स की वजह से सेक्टर्स भागते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाऊँगा मैं, और इसको मैं पीएसयू बैंक सर्च मार दूँगा, ओके करूँगा। अब मैं देखूँगा कि क्या पीएसयू बैंक का कोई स्टॉक है जो मोमेंटम में है, जो मेरे रडार पे आया हुआ है। ठीक है, तो पीएसयू बैंक में भी कोई नहीं है। ठीक है, ये इतना ही काम है सिर्फ। अब आपने क्या किया, आप सिंपल आप ये समझो कि आपको 10 बजे से पहले यहाँ तक मतलब था, सिर्फ इस लेवल तक आपको मतलब था। 10 कितने बज रहे हैं, 10 बजे तक। 10 बजे तक सिर्फ बुलिश में सिर्फ 3 ही स्टॉक्स आए हैं आपकी लिस्ट में। ठीक है, जिनमें मोमेंटम है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ इन स्टॉक्स पे फोकस करना है, बाकी किसी स्टॉक पे ट्रेड नहीं, किसी स्टॉक पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब आपको इनको छांटना है कि क्या ये स्टॉक अच्छे थे ट्रेड करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, अब आपके ये वाले इंडिकेटर का भी काम हो चुका है।
अब आप यहाँ पे जाओगे अशोक लीलैंड पे। अब यहाँ पे जब आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे ना स्टॉक्स को, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, अब आपको सिर्फ इन 3 पे फोकस करना है वॉच लिस्ट में, आपको इन सब स्टॉक्स पे भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सिंपल अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है कि मेरे को ये स्टॉक भी मिल रहा है, वो स्टॉक भी मिल रहा है, नहीं। जो आपको पहले दिख गया बस उनमें फोकस करना है। अगर इनमें ट्रेड ना मिला, फिर वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि देखना है कि अब कौन सा सेक्टर रोटेट हो रहा है, अब कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा ही। अगर एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे जाएँगे और अब हम यहाँ पे अपना तीसरा इंडिकेटर लगाएँगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है? ये इंडिकेटर हमने डेवलप किया है और इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे पहले कि ये इंडिकेटर बेसिकली क्या है। जब आपके सामने ये इंडिकेटर लग जाएगा ना, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये क्या लाइन्स हैं। ठीक है? सिंपल चीज़ है, आप इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाओगे और सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को बंद कर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो आप पिवट्स को बंद कर सकते हो। इनेबल पिवट पॉइंट्स लिखा है, इसको बंद कर दो आप। ठीक है, ताकि चार्ट आपको थोड़ा क्लियर दिखे। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शो ट्रेड जोन है, ट्रेड जोन के भी बंद कर सकते हो। ठीक है, इनका मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या लॉजिक है इन जोन वगैरह का। ठीक है, ठीक है, आपने कर दिया। अब बेसिकली क्या है कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही था पहले, है ना। हम क्या ढूंढते हैं, हमें हमेशा ना एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है ट्रेड करने के लिए। अगर आपको बहुत सारी लाइंस दिखें तो आपको ट्रेड नहीं करना है। हमने इस इंडिकेटर में क्या अपडेट किया है, हमने जो लाइंस बहुत सारी आती थी, कुछ लाइंस को हमने कम कर दिया है। थोड़ी लाइंस, मान लीजिए अगर मैं इसको पुराना इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊं, जो हमारा पुराना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर था, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी लाइंस थी, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लटर में मिलेगा, बहुत सारी लाइंस थी एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो जैसे ये वाली 5 मिनट वाली लाइन है, लेकिन आज के टाइम, आज वाले हमारे अपडेटेड इंडिकेटर में वो वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इसमें चेंजेस किए हैं, पुराने इंडिकेटर से अब नए इंडिकेटर में स्विच हुए हैं। लेबल्स पहले बहुत दूर दिखते थे, अब थोड़ा हमने पास कर दिया लेबल्स को, ताकि थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि कौन से लेवल का है। तो इसमें पहला अपडेट ये है इस इंडिकेटर में कि हमने कुछ लाइंस को कम किया है। दूसरा, इस इंडिकेटर को समझो कि इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है और इसके आगे 4HS लिखा हुआ है, मतलब ये जो है, ये एक सपोर्ट लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम का। मतलब मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, है ना। तो 4 आवर का मतलब जो जितनी भी कैंडल्स बनती हैं वो हर एक कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की, 4 घंटे की होती है बेसिकली। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो मतलब ये इंडिकेटर क्या करता है, बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को छोटे टाइम फ्रेम पे डाल देता है। और हमारा सिंपल सा ट्रेड करने का एक ही रीज़न है कि हमें जब भी ट्रेड करना है तो हमें ना एक खाली जगह चाहिए ट्रेड करने के लिए, जैसे इसमें एक खाली जगह है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर इसमें खाली जगह है तो आप इसमें ट्रेड करोगे। अगर आपको खाली जगह मिल रही है तो उसका एक अलग प्रोसेस है एंट्री एग्जिट का। हम सिर्फ अभी स्टॉक्स को छांट रहे हैं। अब एग्जांपल, आपको एस्ट्रेल में अगर ट्रेड करना है तो आपके पास स्पेस है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 3 ऑप्शन है। अगर आपको अपने चार्ट्स को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, लाइंस को हटा दो। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है ना कि आपको ट्रेड कौन से जोन में करना है, कौन सा ऐसा जोन है, कौन सा ऐसे एरिया है जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले इंडिकेटर है, आपको अगर लाइंस नहीं पसंद आ रही है ये सारी, तो आप सेटिंग्स में जाओगे। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, शो रेजिस्टेंस लाइन, शो सपोर्ट लाइन्स। आपको क्या करना है, इन दोनों को हटा सकते हो आप इनको हटाओगे तो आपके चार्ट से ना सारी लाइन्स हट जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, जोन बना सकते हो। यहाँ पे जाके आप जोन को एनेबल कर सकते हो। जैसे आप जोन को एनेबल करोगे, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको दोनों पे टिक करना है, शो जोन ट्रेड्स और कीप जोन SR। इन दोनों को जब आप कर दोगे और ओके करोगे ना, तो आपके सामने जोन्स आ जाएंगे सिर्फ। और ये जोन कौन से हैं, अगर मैं इसको सेटिंग्स में जाऊँ और मैं शो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे जो लाइंस थी ना, और इन लाइंस के बीच में जब एक खाली जगह हमें मिल रही है ना, और ये जो जगह है, ये स्पेस, अगर ये 1% से ज़्यादा है तो आपको एक जोन मिलेगा। जोन का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल नहीं, और प्राइस आपका बहुत ईजिली मूव कर सकता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग में हो तो एक जोन क्या है ट्रेड करने के लिए, कौन से जोन में आप ट्रेड करोगे। तो यही चीज़ हुई यहाँ पे। तो अब म्यूट कर दीजिए प्लीज़। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो ये एक ज़ोन है। अब इसके इंडिकेटर को और समझते हैं। अब इसमें हमने पिवट पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, लेकिन अगर आपको ये लाइंस नहीं देखनी है नेसेसरी, आपको ये क्लटर लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको जोन कंफर्टेबल लग रहा है कि यार मैं सिर्फ इन लाइंस को हटा दूंगा, शो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस जो है इनको हटा दूंगा, और मुझे सिर्फ जोन देखने की, कौन से जोन में मुझे ट्रेड करना है, तो आप सिर्फ जोन को इनेबल कर सकते हो।
ठीक है। मतलब अगर आपको ये जगह दिख रही है ना, ये जो ब्लैंक जगह, ये ब्लैंक जगह, तो आपको इनमें ट्रेड नहीं करना है, आपको इनमें ट्रेड करना है। जब ये ब्लू ब्लॉक्स बॉक्स है, आपको इनके बीच में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आपको ये खाली जगह में ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप इस जोन से कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को आप इनेबल कर दो और जोन को हटा दो। ठीक है, तो अब आपको वही जो हमारा पुराना इंडिकेटर था वही दिखेगा कि, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में वो जोन ड्रॉ करके दे रहा है। ठीक है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आपको लाइंस कंफर्टेबल लगे तो आप लाइंस लगा सकते हो, और अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे कौन से जोन में ट्रेड करना है, तो आप नीचे जाके जोन को इनेबल कर सकते हो कि मुझे इस जोन में ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके सामने जोन आ जाएगा। ठीक है, और जोन के साइड पे एक आपको लेबल दिखेगा कि ये जो जोन आपके पास बना है ना, ये इसमें कितने परसेंट का मूव है। तो ये 7.21% का यहाँ से यहाँ तक एक जोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7.21% है तो आप 7.21% कैप्चर करोगे, नहीं। ये बस आपको एक स्पेस बता रहा है कि कितनी स्पेस है इस जोन के बीच में और आप अपने ट्रेड्स को कितनी इजीली मूव कर सकते हो। ठीक है, इसमें और हमने क्या ऐड किया है, इसमें एक और फीचर हमने ऐड किया है, अगर मैं जोन को भी हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिवट पॉइंट्स को इनेबल किया है। ठीक है, पिवट पॉइंट्स क्या था, बेसिकली आपको पहले क्या करना पड़ता था, इंडिकेटर में जाके चौथा इंडिकेटर लगाना पड़ता था पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है और ये इंडिकेटर बिल्कुल सेम है जो हमने अप्लाई किया है, बस इस हमारे इंडिकेटर का क्या बेनिफिट है कि जो ऑलरेडी इनबिल्ट आता है ये इंडिकेटर, वो सिर्फ R5 तक आपको दिखाता था, ये S5 या R5 तक दिखाता था मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, प्राइस S5 से भी ऊपर चले जाता था, तो हमें पता नहीं होता था कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन इस इंडिकेटर में अब आपको क्या मिलेगा, आपको R10 तक लेबल्स मिलेंगे और नीचे भी आपको S10 तक मिलेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, और ये जो हम पिवट पॉइंट्स है, ये हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है, जो हम समझेंगे कि एंट्री और एग्जिट हमने करना क्या है बेसिकली। तो प्रेफर ये करूँगा मैं कि देखो, इस लाइन से इस लाइन्स का कोई लॉजिक, मतलब अगर आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, तो आप इनको इनेबल कर सकते हो कि ये वाले जो मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, इनको आप इनेबल कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, लेकिन ट्रेड तो हम तभी वहीं पे करते हैं ना जहाँ पे हमें जगह मिलती है। तो यहाँ पे अगर जगह है तो हम यहीं पे ट्रेड करेंगे, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को बिल्कुल हटा देना, है ना, यहाँ से साइड से हटा देना, और जिसको चाहिए वो इनेबल कर सकता है, और आप सिर्फ जोन अपना ऑन रखोगे कि मुझे किस जोन में ट्रेड करना है। अब आपके सामने जोन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, जो हमने अशोक लेलैंड डिसाइड किया था कि अशोक लेलैंड एक जोन के अंदर है, मतलब ट्रेड आपको तब करना है जब एक जोन के अंदर हो प्राइस। ठीक है जी, यहाँ पे ये प्राइस जोन के अंदर है, तो आपको यहीं पे ट्रेड करना है। जो भी आपके क्वेश्चन हैं 10 बजे के बाद हम क्लियर करेंगे। ठीक है जी, ये जो जोन के अंदर ही ट्रेड करना है, अगर कोई कैंडल जोन के अंदर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल क्लियर कर दी और आसान कर दिया चीज़ों को। पहले हमने सेक्टर ढूंढा, फिर हमने स्टॉक ढूंढा, फिर हमने उस स्टॉक्स को ये देखना है कि क्या वो स्टॉक जोन के अंदर है। अगर जोन के अंदर नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, अगर जोन के बाहर है तो ट्रेड नहीं करना, जोन के अंदर है तो ट्रेड करेंगे, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है जो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देख लिया, ये यही बस ये इंडिकेटर का यही लॉजिक है। ठीक है, आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइंस को हटा सकते हो। ठीक है, आप और अपना क्या कहते हैं, आप जोन्स को म्यूट रखना, प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। आप अपने ट्रेड जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेड जोन करोगे तो आपको समझो कि वो जो जोन है ब्लू कलर का, आपको उसके बीच में ही ट्रेड करना है, सिंपल। ठीक है, आपको अगर वो कोई भी कैंडल जोन के अंदर नहीं है तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और ये जो पिवट पॉइंट्स हैं, पिवट पॉइंट्स को अगर आप कंफर्टेबल हो यहाँ के इनेबल्स करने के लिए, तो आप यहाँ के पिवट पॉइंट को इनेबल कर सकते हो, आपको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ के पिवट पॉइंट्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, वही अपना दोबारा प्रोसेस है, इंडिकेटर पे जाके आप पिवट पॉइंट्स लगा सकते हो अपना, तो वही लाइन्स आ जाएगी। लेकिन ये बस R5 तक है और S5 तक है, और लेकिन हमारे इंडिकेटर ने हमने अब इसको अपडेट किया है R10 और S10 तक। ठीक है, सेम लॉजिक के साथ कि ये जिस तरह भी डेवलप होते हैं वही हमने डेवलप किया हुआ है। तो यही है कहानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, सिंपल। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि अशोक लेलैंड जो मैंने 3 स्टॉक्स डिसाइड किए थे, तो अशोक लेलैंड तो जोन के अंदर है, तो मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। क्या एस्ट्रल जोन के अंदर है? बिल्कुल। ठीक है, क्या एस्ट्रल जोन के अंदर है? अब एस्ट्रल में आप देखो कि तोड़ तोड़ के जोन बन रहे हैं, मतलब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कहाँ करूँगा, या तो मैं यहाँ पे करूँगा इस एरिया में, या मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, या मैं इस जगह करूँगा। लेकिन ये जो वाइट वाइट एरिया आ रहा है ना, इसमें नहीं करना। और ये वाइट एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइंस हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल से प्राइस क्या होता है, रिवर्स होता है। अब आप खुद देखो कि प्राइस इसी लेवल से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 4 आवर टाइम फ्रेम का, इसीलिए प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो यही बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप अगर आपको खाली जगह मिल रही है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, आपको हटा देना। अगर आप कंफर्टेबल हो पुराने प्रोसेस से, तो आप जोन को हटा सकते हो, ऐसे जोन को हटा सकते हो आप।
आप ज़ोन को हटा सकते हो। अगर आप पुराने प्रोसेस, जो हमारा पुराना प्रोसेस था, अगर उसको फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि बहुत लाइन से ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड अगर करना है तो इस ज़ोन के अंदर करना है, ठीक है। तो 1% अगर आपको कहीं भी ज़ोन डिस्टेंस मिलेगा तो वो ज़ोन क्रिएट करके देगा। तो सिंपल है, आपकी थोड़ी मेहनत, जो भी आप मेहनत करते थे खुद ऐसे मैनुअल जोन्स ड्रॉ करते थे कि यार मैं इस जोन में ट्रेड करूँगा या मैं इस जोन में ट्रेड करूँगा, ठीक है ना, जहाँ पे खाली जगह है, तो वो काम थोड़ा और हमने आसान कर दिया है। सेटिंग्स में जाके आपको सिर्फ जोन्स को इनेबल करना है। मैं पर्सनली जोन्स को ही इनेबल करूँगा। मैं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को हटा दूंगा क्योंकि इनका काम सिर्फ बैक एंड में, हमारा असली पर्पस है हमें जोन्स चाहिए जिन जोन्स में हम ट्रेड करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है, जैसे ही आपने जोन्स यहाँ पे लगाए, ठीक है, इनको इनेबल कर देना दोनों को ना, शो जोन ट्रेड्स और कीप जोन ट्रेड्स इनको। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, लेकिन ये तोड़ तोड़ के जोन्स बन रहे हैं, ठीक है। जब टूट टूट के जोन्स बने ना तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा जोन चाहिए जो कंटिन्यूसली पूरा ब्लू हो, ठीक है। ऐसे हमें जोन्स चाहिए जो कि ज़्यादा हेल्दी हैं हमारे लिए, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पे मुझे पता चल गया एस्ट्रल ऊपर जा रहा है लेकिन एस्ट्रल नीचे भी आ रहा है, और मैंने आपको यही कंफर्म किया था कि 10 बजे तक प्राइजेस रिवर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉश लिमिटेड की, तो क्या बॉश लिमिटेड मेरे पास जगह थी? मेरे पास स्पेस है ट्रेड करने को, ठीक है। अब सिंपल प्रोसेस है, आपको ट्रेड अगर करना है तो आप पिवट पॉइंट्स की हेल्प लोगे। आप सेटिंग्स में जाओगे इसके, ठीक है, और आप पिवट पॉइंट्स को इनेबल कर सकते हो। अगर आपको जब ट्रेड प्लान करना है तो आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, जोन के साथ पिवट, ठीक है। अब आपको सिंपल ये समझना है कि हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया वो रहता है, वो ये रहता है कि पहले प्राइस पिवट को ब्रेक करे, एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद एक रेड बनाए, और जब तीसरी ग्रीन बन रही होगी ना तो हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या अशोक लीलैंड में आज ट्रेड हम कर सकते थे? हम आइडेंटिफाई करते हैं, अब लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, हम वेट करेंगे, वेट करेंगे कि ग्रीन पे आपको चेस नहीं करना है, एक रेड कैंडल का वेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, हमारा R4 ब्रेक होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि R4 ब्रेक हो तभी आप ट्रेड करो, आप यहाँ पे भी कहीं पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो, आप लर्निंग स्टेज पे हो, तो आप वेट करोगे कि इस कैंडल को R4 ब्रेक होने दो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या R4 ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, और प्राइस क्या हुआ, 10 बजे के पहले ही रिवर्स कर गया, ठीक है। तो यही रीज़न है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अगर ट्रेड करना है तो 10 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि आपके प्राइजेस, आपके स्टॉक्स रिवर्स हो सकते हैं। अगर मैं एस्ट्रल की बात करूँ तो क्या एस्ट्रल में मुझे ट्रेड करना चाहिए था? यहाँ पे अभी भी प्राइस साइडवेज से, इस लेवल से प्राइस वापस आया, तो अभी भी इसमें भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर मैं बात करूँ बॉश लिमिटेड की, तो क्या बॉश लिमिटेड ट्रेड है हमारा पे? नहीं। प्राइस ऊपर गया लेकिन प्राइस साइडवेज आ गया। अगर अब मुझे इसमें ट्रेड करना हो तो मैं 10 बजे के बाद करता, लेकिन 10 बजे के बाद अभी एक ग्रीन बनी, रेड बनी, और अगर मैं ट्रेड करूँगा तो ये जो कैंडल्स पहले बनी थी ना, इनका जब हाई ब्रेक होगा तो मैं कहीं ट्रेड प्लान करूँगा, और उसके बाद मेरा जो अगला टारगेट होगा R2 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको समझते हैं बाकी चार्ट्स पे। एग्जांपल के लिए अगर मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूँ, ठीक है, तो क्या नेशनल सारी कैंडल्स को ना प्ले कर देते हैं और समझते हैं। देखो, अब हम समझते हैं इनकी इम्पोर्टेंस। अब मान लीजिए नेशनल एल्यूमिनियम आपके स्टॉक के रडार में आ जाता कहीं पे, ठीक है। आज तो ट्रेड जोन था ही नहीं ना, आज तो ट्रेडिंग डे था ही नहीं बिल्कुल भी। निफ्टी पूरी साइडवेज थी, स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं था, स्टॉक्स बिल्कुल सारे साइडवेज थे, तो ट्रेड तो था ही नहीं बिल्कुल। तो अगर हम उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, तो कोई स्टॉक मिलता ही नहीं। मुझे भी एक स्टॉक मिला, वो भी स्कैल्पिंग थी, सिर्फ 2 मिनट में मैं बाहर आ गया उसमें, ठीक है, और उसके बाद वो भी प्राइस रिवर्स कर गया। तो आज का दिन तो कोई भी था ही नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे, सारी स्टॉक्स पहले बुलिश और बाद में बेयरिश स्टॉक्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं, 10-15 मिनट, एंट्री एग्जिट समझते हैं हम कहाँ करते हैं, और उसके बाद हम ट्रेड, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाएंगे। सिंपल प्रोसेस था, निफ्टी की डायरेक्शन देखी, सेक्टर सेलेक्ट किया, सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढे और उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर अप्लाई करके देखा कि क्या स्पेस है, जोन है। तो अब हम पहले हम स्पेस ढूंढते थे, वो ऑलरेडी हमें जोन मिल चुका है, तो आपको बस ये देखना है कि आपको जोन के बीच में ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हम नेशनल एस्ट्रल पे जाते हैं सबसे पहले? तो क्या एस्ट्रल में हम ट्रेड करते हैं? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, ठीक है, तो नहीं, हम नहीं करते। क्यों? पीछे का रीज़न ये है कि हम पहले 10 बजे तक ट्रेड नहीं करते। अब आप कॉम्प्लिकेट मत होना इतनी सारी चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा। और जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप पजल हो जाओ कि यार ये क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल अजीब है, समझ है पल्ले से बाहर हो रहा है ना, सिर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। होगा, 100% होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ आप एक दिन में नहीं सीख सकते, कोई भी प्रोसेस आप एक दिन में नहीं सीख सकते। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारा रोज़ लाइव होती है, हम रोज़ 9 बजे आते हैं, हम रोज़ चीज़ों को सीखते हैं। तो जब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ना, लगातार आप 7-8 दिन आओगे, ज्वाइन करोगे,
रोज़ प्रोसेस समझोगे, रोज़ एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया स्टॉप लॉस समझोगे और सेम प्रोसेस रोज़ समझोगे, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ज़ोन है, अभी आपको सिंपल समझना है कि बेसिक हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर मुझे एस्ट्रल में ट्रेड करना होता तो मैं 10 बजे तक तो ट्रेड नहीं करता ना, बिल्कुल भी। ठीक है, इसको सेटिंग्स में जाके मैं 1 मिनट, इसके लेबल्स अगर मैं हटा दूँ तो थोड़ा ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना, हमें क्लैरिटी मिली है। अब आपको बस ये R4 और जोन पे ध्यान देना है। जोन जो है, जो आपको ब्लू जोन्स दिख रहे हैं, मतलब आप इन जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पिवट पॉइंट्स ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर 10 बजे तक मुझे ट्रेड नहीं करना था तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 9:35 हो रहे हैं और प्राइस वापस आ गया। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना हो, अब मैं वेट तो यही करूँगा ना कि R6 मेरा ब्रेक हो, क्योंकि पहले R6 से प्राइस वापस आया। तो क्या यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, रेड बनी, तो क्या मुझे यहाँ ट्रेड करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ जब कैंडल बन रही है ना, ये जोन के अंदर नहीं है। तो ये आज का ट्रेडिंग डे था ही नहीं, इसमें ट्रेड करना ही नहीं था आज। ठीक है, लॉस हो जाता। अगर बात करें सोलर इंडिया की, तो क्या इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए था? इसमें मेरा जो ट्रेड था, मेरा ट्रेड कुछ इस जगह था। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे चेज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिस्की ट्रेड था मेरा। ठीक है, लेकिन हम बस वही सीख रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। सोलर इंडिया क्योंकि केमिकल बूम कर रहा था, मुझे यहाँ पे लेबल मिल गया था इस कैंडल पे। उसके बाद मैंने एंट्री यहाँ पे प्लान की जब R4 ब्रेक हुआ, लेकिन आपको ऐसे प्लान नहीं करनी है एंट्री। ठीक है, आपका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोगों को थोड़ा जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ बस वही फॉलो करना है। अब आप देखो कि प्राइस इस जोन के अंदर है। ठीक है, तो जोन के अंदर तो ट्रेड करेंगे, और 10 बजे तक तो हम ट्रेड करते नहीं हैं, तो यहाँ तक मैं ट्रेड नहीं करता, इस लेवल तक। अब आप यहाँ पे देखो, कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ग्रीन बन गई, ग्रीन बन गई। जब तक कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, आपको चेज़ नहीं करना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हो, आप लॉसेस से कंट्रोल हो, आपको लॉसेस से मतलब आपको इतना आप फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मतलब अपने आप को डैमेज नहीं करते हो इमोशनली, तो आप थोड़े रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपको अगर फ़र्क पड़ता है ना लॉस होने से, आपका दिन ख़राब जाता है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और प्रोसेस यही है कि लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी और एक रेड बनी। ठीक है, रेड, ये जो ग्रीन है और रेड है, जब इनका हाई ब्रेक होगा ना, तो मैं एंट्री प्लान करूँगा। मतलब ये जो ग्रीन है और हाई है, अब इनका अब बेसिक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि मैं इनका हम विक जो है, जैसे ग्रीन है और ये है, जब ये ब्रेक करूँगा तब एंट्री क्यों प्लान करूँगा? क्योंकि सिंपल रीज़न है, यहाँ पे हमने कैंडल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझा था कि जब एक ऐसी कैंडल बने जिसका अपर विक बड़ा है, मतलब प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है, और वही हुआ। यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे प्राइस रिवर्स हुआ, और हमने अपना ऑर्डर कहाँ लगाया हुआ था? इस जगह, यहाँ पे। आपको पेंडिंग, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस में अपना ऑर्डर लगा के रखना है। जब ये एक ग्रीन बनेगी, जब ये रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तब आपको यहाँ पे एक ऑर्डर लगाना है, ताकि अगर प्राइस नीचे आए तो ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो और ना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। लेकिन अगर प्राइस, ये जो रेड है, रेड के बाद जब ग्रीन कैंडल बनती है और इसके ऊपर जाती ना, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। तो यहाँ तक तो हमें मिला ही नहीं ट्रेड। अगर हमें ट्रेड मिलता तो ये यहाँ पे मिलता कहीं पे जाके। ठीक है, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है कि यार मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखूँगा फिर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये तो मोमेंटम कोई भी नहीं कैप्चर कर सकता, इसको तो मैं भी नहीं कैप्चर कर सकता था। ये इतना तेज़ मोमेंटम था, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी होती तो हम कैसे करते? आप समझो, यहाँ पे देखो, ये हमारा R7 है, जोन के अंदर है प्राइस, आपको जोन के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा रहे हो तो जाने दो, लेकिन ट्रेडिंग आपको हमेशा जोन के अंदर ही करनी है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल में और इस कैंडल में फ़र्क था। इस कैंडल की अपर विक छोटी है, इस कैंडल की अपर विक बहुत बड़ी थी। जब एक अपर विक बड़ी हो जाए तो प्राइस रिवर्स कर सकता है, लेकिन अगर अपर विक छोटी है तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक ग्रीन बनी और जब रेड बनी, तो अब आपको क्या करना था, जब ये ग्रीन और रेड है ना, आप यहाँ पे अपना एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते थे। जब ये रेड कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। तो जब एक ग्रीन कैंडल बनती तो इसको टच करता। ठीक है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। ठीक है, लेकिन ये 245 की कैंडल है, इतने लास्ट मोमेंट पे हम ट्रेड्स नहीं करते हैं। ठीक है, ये आज इसमें मोमेंटम आ गया, लेकिन ऐसे ये रेयर मोमेंटम्स आते हैं, इनको आप नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी, अगर आपकी नोटिस में आ जाता, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल लगातार बन रही है ना, आपको नहीं करना है यहाँ चेज़, क्योंकि जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे करते हैं। आपको हमेशा एक रेड कैंडल का वेट करना है जाते हुए। तो यहाँ पे क्या था, सिंपल, एक ग्रीन बनी एक रेड बनी, इनका हाई आपने मार्क किया। प्राइस जब इसको टच करता आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, अगला टारगेट आपका R8 होता, R8 को टच किया। अगर R8 से वापस आता तो आप एग्जिट करते, लेकिन अगर R8 से और ऊपर चला गया तो आप होल्ड करके रखोगे।
ठीक है जी। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया। आप अब जब तक ये है ना, ये R10 है, तो फिर आपका लास्ट जो टारगेट है वो R10 है। जैसे R10 को टच करता है, आप एग्जिट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पकड़ पाते, ये कोई भी नहीं पकड़ पाता इस मोमेंट को। बहुत तेज़ मोमेंट था और बहुत रिस्की मोमेंट था, क्योंकि जितनी तेज़ी से बढ़ रहा था उतनी तेज़ी से नीचे गिरता। अगर बात करें कॉनकॉर की, तो क्या कॉनकॉर में हमने ट्रेड करना था? नहीं। क्यों? क्योंकि जोन के अंदर नहीं है हमारा प्राइस, जोन के बाहर है हमारा प्राइस। ये जो ब्लू जोन है, हमें इसके अंदर ट्रेड करना है और पिवट पॉइंट्स ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। नहीं है तो नहीं करेंगे ट्रेड। क्या अपोलो में हमारे ट्रेड बन रहा था? अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो प्राइस ऊपर जा रहा है बस। कौन, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर इस वाले ट्रेड में मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। कूल कूल सर, अभी करेंगे सर, अभी सारा क्लियर करेंगे इसको। ठीक ठीक है। है। हाँ बस मेरे को 5-10 मिनट दीजिए। देखो अगर इसमें हमें ट्रेड करना है तो कैसे करते हैं? देखो प्राइस ऊपर गया, अब जोन के अंदर है प्राइस, ठीक है। जोन के अंदर तो सिंपल, बस स्ट्रिक्ट कर दो अपने रूल्स को, ट्रेड करना है तो। यहाँ पे कैंडल ऊपर जा रही है, लगातार ग्रीन बना रही है, नहीं चेस करना है जब तक ग्रीन बना रही है, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है आप कर सकते थे, और लेकिन ट्रेड कहाँ पे करते? इस ए जोन के अंदर। जैसे यहाँ पे क्या बनी है? ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ 10 बज चुके हैं ना, तो यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे रेड बनी। तो ग्रीन और रेड पे अगर आपको एक लेबल मिलता, मतलब ये स्टॉक अगर सिलेक्ट कर देता, वैसे तो नहीं आया होगा, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है पिछले दिन का जब हाई ब्रेक होता है तब कहीं हमें ऑर्डर मिलता है। तो आपको जब ये लेबल आता ना, ये लेबल इस कैंडल पे आता है कहीं पे, तो आपको लेबल आने के बाद ट्रेड प्लान करना है। प्राइस ऊपर जाता, जाने दो इसको जब तक ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। अब आपको अगर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, तो अब यहाँ पे आप देखो तो हल्का सा इसमें क्या है, एक वो है, अपर विक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे करोगे, इस लेवल पे। जब एक ऊपर वाली विक बड़ी हो ना, तो आपको हमेशा विक पे जाना है। लेकिन अगर ऊपर वाली विक बड़ी ना हो ना, तो आप थोड़ा चूज़ कर सकते हो, मतलब लो बॉडी टू बॉडी जा सकते हो। यहाँ में हम हमेशा एक चीज़ और समझते हैं, और वो चीज़ हम ये समझते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट आज के पिवट पॉइंट्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट पिछले दिन के पिवट पॉइंट्स भी होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पिछले दिन का पिवट पॉइंट की एक लाइन खींचूँ, जो कि ये वाली लाइन थी, ठीक है। तो प्राइस इसी लेवल से, देखो प्राइस ऊपर गया और यहीं से रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो पिछले दिन के पिवट पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को समझाने के लिए इन पिवट पॉइंट्स को ना यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि क्लैरिटी ना मिले। इसकी अभी आदत नहीं है ना, तो चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी। इनको हटा देता हूँ पिवट पॉइंट्स को, ठीक है। और हमारा जो अपना ऑलरेडी हम पिवट पॉइंट्स लगाते थे ना, हम उसको लगा लेते हैं, ताकि जो आपको आदत है ऑलरेडी लगाने की ना, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होता तो जोन के अंदर है, बिल्कुल है। यहाँ पे मैं ट्रेड इसलिए नहीं करता, ऑल तो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन भी बनी, मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि पिछले जितना इंपॉर्टेंट आज का पिवट पॉइंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट पिछले दिन का पिवट पॉइंट भी है। तो यहाँ पे एक पिवट पॉइंट था पिछले दिन का, तो यहाँ पे अगर मुझे पता था अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान होता तो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेता ट्रेड लेने का। अब अगर मैं ट्रेड करता तो मैं कहाँ करता? पिछले दिन का जब पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ, ग्रीन बनी, रेड बनी, तो अब मेरा अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता तो इस लेवल पे होता, यहाँ पे, या इस विक के ऊपर। अब प्राइस नीचे आता दोबारा, जब प्राइस इसको टच करता ना, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, और आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, ये जो R3 है ना, अगर टच होने के बाद प्राइस दोबारा R3 पे आ जाता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। लेकिन ये R3 पे नहीं आया, इसने टच किया, थोड़ा सा नीचे इसने पुल बैक दिया, लेकिन प्राइस सीधा ऊपर। यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है इस लेवल पे, और अगला टारगेट आपका R5 होता। ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगी, ये एक बार में समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार रिपीट करोगे, तो ही। अगर रेडिको की बात करें तो प्राइस जोन के अंदर है, और ये जोन हमें कहाँ से मिला था? हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ने एक जोन बना के दिया कि आप इस जोन में ट्रेड करोगे, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो 10 बजे तक तो आप ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ट्रेडिंग नहीं होती, 10 बजे के बाद प्राइस रिवर्स हुआ। अब अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे? ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन और रेड के हाई को मार्क कर देना है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे जब आपने हाई को मार्क किया, अब आप देखो पिछले दिन का तो कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल नहीं है ना, अगला तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, तो आप एग्जिट कर दोगे, क्योंकि जब आपकी एंट्री हुई अगला पॉइंट R3 था, R3 ने टच किया। अब यहाँ पे आप होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि अपर विक बड़ी है, और अगर अपर विक बड़ी है तो प्राइस रिवर्स कर सकता है। वहीं यहीं पे वही हुआ, एक अपर विक बनी, आपको ये बारीकियाँ मार्केट की समझनी पड़ेंगी अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। अपर विक बनी, प्राइस नीचे आया,
फिर प्राइस ऊपर गया, अब आपको रिस्क नहीं लेना है कि यार, क्योंकि प्राइस अगर एक जगह से रिवर्स हुआ है पहले, तो दोबारा वहीं से रिवर्स हो सकता है। सेम वही चीज़ हुई, दोबारा उसी लेवल से एक अपर विक बनी और प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो जब भी आप नोटिस करो कि अपर विक बढ़ी है तो प्राइस नीचे आएगा, और जब आप नोटिस करो कि लोअर विक बढ़ी है तो प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसे हर बार नहीं होता है, एक प्रोबेबिलिटी है, 50-60 टाइम प्राइजेस ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिर देखो प्राइस ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे भी अपर विक बड़ी थी, अपर विक बड़ी थी, लेकिन प्राइस रिवर्स हुआ। लेकिन यहाँ पे अपर विक बड़ी थी, लेकिन प्राइस रिवर्स थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर उसने मोमेंटम दिया। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है जब आपको अपर विक्स दिखे, मतलब कमज़ोरी है, इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स बैठे हुए हैं ट्रेड करने के लिए। आज कोई भी स्टॉक में ट्रेड डे नहीं था, अननेसेसरी चीज़ नहीं करना होता है। अगर मैं ये इंडिकेटर हटा दूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो ऐसे दिखने में ऐसा लगता है अरे यार क्या मूवमेंट थी स्टॉक की, ऐसा लगेगा अरे यार कितना सही मूवमेंट था, अब कैप्चर नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता है, ये सारे ट्रेड्स गलत थे, आज था ही नहीं मार्केट में, एक ट्रेड डेट था ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगाते हैं और हम अपने जोन के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। और इस जोन कब बनता है, जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जब स्पेस आएगा, वो स्पेस एक जोन बना के देगा। अब अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप पिवट पॉइंट्स को लगा दोगे दोबारा। अब देखो प्राइस आपके जोन में आया, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जगह है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन बनी, कुछ कैंडल, अब ज़रूरी नहीं है कि रेड कैंडल बननी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल्स मिले जो कि डोजी कैंडल्स कहते हैं इनको, ना ग्रीन ना रेड, कुछ ऐसी छोटी छोटी कैंडल मिले, तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रीन बनी, ठीक है, फिर आप एक ये जो ग्रीन बनी है ना, इसका हाई मार्क कर सकते थे। फिर क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता, फिर इसको टच करता, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, और आपका टारगेट क्या होता है, ये लेवल। प्राइस ऊपर तक आया, ठीक है, इसको हल्का, अब ज़रूरी नहीं है कि इसको टच करेगा तो ही आप करोगे, आपको थोड़ा बहुत आसपास दिखेगा तो निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन अब प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया ऑन द स्पॉट। ठीक है, लेकिन तभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑर्डर पंच करते हैं तो ये जोन के बाहर जब प्राइस आता तो कहीं आपको लगता है कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है। ठीक है, फिर प्राइस ने थोड़ा सा दोबारा सपोर्ट लिया और दोबारा आके टच किया इसको। तो पिवट्स को टच करे तो एग्जिट कर दो, और उसके बाद अगर आपको दोबारा एंट्री प्लान करनी है तो सेम रूल है, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद वेट करो, फिर से ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन के बाद रेड बनेगी, रेड के बाद जब ग्रीन बन रही होगी तो एंट्री प्लान करना। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, कैश में हम ट्रेड कर सकते थे, प्राइस नीचे आया, ये हमारा ट्रेड जोन है। अब क्या हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रेड जोन में तो चलो प्राइस आ गया, ग्रीन बनी रेड बनी, ठीक है, लेकिन अगला टारगेट तो R2 है ना हमारा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर मैं एंट्री प्लान कर भी देता तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट है, 0.45%, इतने में आप क्या कमा लोगे। प्राइजेस पिवट पॉइंट से रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रहा था और यहाँ पे ट्रेड करना भी नहीं था। हाँ, देखिए ये वाला मोमेंट कैप्चर नहीं करना है, इसके पीछे नहीं भागना है बिल्कुल भी, ये आपको बहुत मरवाएगा। ठीक है, हमें 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 मार्केट को, सेटअप्स को हमारे अकॉर्डिंग सेटल होने देना है। एम्बर की बात करें तो क्या एम्बर में ट्रेड बन रहा था, प्राइस ऊपर आया, हमारे जोन में नहीं आया, ट्रेड ही नहीं बन रहा है। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे, प्राइस ऊपर आया, ठीक है, तो अब हमारा हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है कि पहले एक ग्रीन कैंडल बने फिर एक रेड बने। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताओ कि क्या आप यहाँ पे ट्रेड करते, नहीं, क्यों, क्योंकि जो रेड कैंडल बनी उसका अपर विक बड़ा है, और अगर अपर विक बड़ा है मतलब प्राइस में बियरिशनेस है, प्राइस रिवर्स कर सकता है। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती ना, अगर आपने यहाँ पे एंट्री इस जगह एंट्री कर ली होती इस कैंडल के विक पे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो आपको क्या करना है, अब आप कहाँ मार्क करोगे, अब आप यहाँ पे मार्क करोगे कहीं पे इस लेवल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये क्या ओपन हो रहा है, इसको कैसे बंद करते हैं भाई, अपने आप ही ओपन हो गया है। It's a Windows game boss shortcut for record. You can close it. क्या विंडो, क्या सर विंडो, विंडो का गेम रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट है ये। नहीं तो इसको रिमूव कैसे करूँ मैं, हाँ, सेटिंग में जाके क्लोज कर सकते हो। है नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। होगा ना नीचे, नहीं है कंट्रोल्स। वन सेकेंड, मैंने भी किया नहीं, बहुत टाइम हो गया इसमें। हो गया क्या? हाँ। हाँ हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हमें ट्रेड प्लान करना होता टाटा कंज्यूमर, तो हम कैसे करते हैं, प्राइस हमारे ट्रेड जोन के अंदर है, ठीक है, प्राइस ऊपर आया, ट्रेड जोन के अंदर आया, यहाँ पे जब अंदर आया तो एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी। ठीक है, तो अगर आपको ग्रीन के बाद जब रेड बन रहे तो अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे करते तो आपका टारगेट जो है वो बहुत छोटा है ना, यहाँ से आपको टारगेट कैलकुलेट करना है, कितने पॉइंट्स का टारगेट है, 0.26 का है, तो यहाँ तो ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद जब R1 ब्रेक हुआ,
ठीक है। R1 ब्रेक होने के बाद एक रेड कैंडल बनी, फेयर इनफ, लेकिन रेड कैंडल का विक मतलब अगर ग्रीन कैंडल का भी अपर विक बड़ा हो या रेड कैंडल का भी अपर विक बड़ा हो तो नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि रिस्की ट्रेड होते हैं, प्राइस रिवर्स करते हैं वहाँ से। तो अगर आप कभी यहाँ ट्रेड करते हो तो आप इस जगह ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो सेम क्या चीज़ हुई, यहाँ पे कैंडल ऊपर आई लेकिन इस जोन पे नहीं आई है, और ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे इतनी कैंडल्स का, आपको सिर्फ 2 3 4 5 कैंडल्स का वेट करना है, आपको यू शेप नहीं बनने देना है। जहाँ पे यू शेप बनी है वहाँ से निकल जाओ। एक कंसोलिडेशन और यू शेप में फ़र्क होता है। कंसोलिडेशन होता है ये एरिया जहाँ पे मतलब प्राइस साइडवेज हो, यहाँ पे ये प्राइस यू शेप में आया है, ठीक है। तो यू शेप आपको इग्नोर करना है। यू शेप का मतलब ये होता है कि प्राइस में बियरिशनेस बहुत है, लेकिन कंसोलिडेशन रहे तो मतलब ये होता है कि यार थोड़ा ना वो चल रहा है, डाइसी सिचुएशन चल रही है, कुछ भी हो सकता है, प्राइस ऊपर भी फट सकता है नीचे भी, लेकिन यू शेप तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करे कि प्राइस नीचे ही जा रहा है। अब यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं करते, आप अगर अगला ट्रेड करते तो आपका ट्रेड कहाँ प्लान होता है, इस जगह। एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी, ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे ये जो आया था प्राइस पिवट पॉइंट ब्रेक करके आया था, यहाँ पे जब ये रिवर्स हुआ है तो पिवट से नीचे आया है, पिवट से नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे आपकी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता और अगला टारगेट आपका होता R2। ऑल दो ये जोन आप यहाँ तक भी इस टारगेट को ले सकते थे जहाँ तक आपका जोन है, और इसको भी ले सकते थे। प्राइस अगर इसको टच करता आप एग्जिट करते, और अगर थोड़ा सा और आपको कंटिन्यू करना था तो इसको ब्रेक करके और ऊपर जाता। और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है ना, तो यहाँ कहीं आप एग्जिट कर सकते थे जब आपको एक बेयरिशनेस दिखती। यहाँ पे एक चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना बेयरिश के 5-6 चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम डाउट सेशन करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होता तो क्या मैं करता, 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करता, कुछ इस लेवल तक तो मेरा ट्रेड था ही नहीं। 1 मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल ट्रेड था नहीं, 10 बजे तक नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि 10 बजे से पहले ट्रेड करोगे तो लॉसेस होंगे। हम जितने भी प्राइसेस देख रहे हैं ना, हमने सब में देखा कि प्राइस 10 बजे के बाद रिवर्स करता है, ठीक है, तो नहीं करता है। अब अगर यहाँ पे मुझे ट्रेड करना होता तो क्या मैं ट्रेड करता, यहाँ पे चीज़ों को नोटिस करो अच्छे से। पहली कैंडल विक, ये वाली कैंडल का भी विक, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड, ये भी विक ये भी विक, और यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि पिछले दिन का पिवट पॉइंट है यहाँ पे। तो नहीं करना है, ये बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी मार्केट की, पैसा कमाना है तो। अब अगर ट्रेड प्लान करना होता तो अगर कहीं इस विक को ब्रेक करता आप ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने विक को ब्रेक किया, ठीक है। अब रूल क्या है, ये एक कंसोलिडेशन नहीं है, ये एक यू शेप बन रहा है। प्राइस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। आपको कंसोलिडेशन चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा सा पार्ट चाहिए जो मतलब प्राइस साइडवेज हो। ऐसे नीचे जाके ऊपर आए तो उसमें रिस्क नहीं लेना है। प्राइस ऊपर आया, ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी। अब अगर आप यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, इस लेवल पे अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता और प्राइस नीचे आता और स्टॉप लॉस सेट करता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ये स्टॉक चूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब ये नहीं है, हम सिर्फ एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया समझ रहे हैं क्या है। लेकिन बीडीएल कौन से सेक्टर का है, तो क्या आपने बीडीएल को चूज़ किया था, नहीं, क्योंकि बीडीएल किसी और सेक्टर का है और वो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप स्टॉक ही क्यों चूज़ करोगे उसका, ठीक है। ये बस हम एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया सीख रहे हैं। ऐसे रिवर्स स्टॉप लॉस हिट होते हैं क्योंकि ना निफ्टी की डायरेक्शन मैच होती है ना स्टॉक्स की मैच होती है, ठीक है। थोड़ा बियरिश स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर बियरिश में हमें एंट्रीज प्लान करनी होती है तो ये हमारा ट्रेड जोन है, ये है नेशनल एल्यूमिनियम। अगर नेशनल एल्यूमिनियम में ट्रेड करना होता तो 10 बजे तक तो ट्रेड नहीं करते, और 10 बजे तक क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और रिवर्स कर गया। अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो क्या यहाँ पे ट्रेड बनता है, एक रेड कैंडल्स बन रही है, आप चेज़ नहीं करोगे, रेड के बाद बन रही है ग्रीन, ठीक है। तो अब आप अगर ट्रेड प्लान करोगे तो रेड के बाद जो ग्रीन है आप यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लान करोगे इस जगह। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले दिन का पिवट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करोगे, अपने जोन को इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे, पिछले दिन का जो ये पिवट है ना वहाँ पे टच कर दोगे, तो प्राइस यहाँ पे आता, टच करता, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। फिर ये है इस यहाँ से मोमेंट का भी आपको आराम से 1000 रुपये मिल जाता, बहुत आराम से, ठीक है। तो लेकिन अगर आप होल्ड करते प्राइस नीचे जाता फिर वापस आया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो कहीं कहीं होगा ना, आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, प्राइस वापस आता, ऊपर टच करता है, रीटेस्ट करता है और फिर नीचे आया, ठीक है। तो एक प्रोसेस, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट को रटना पड़ेगा, सारे सिनेरियोस को समझना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा एक प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है। किसी हम क्लास में जब पढ़ते थे ना, जब स्कूल में होते थे, तो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में भी ना 1 साल की मेहनत होती थी, ठीक है। एक चीज़ को बार बार पढ़ते रहते थे, सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते थे, फिर हम अगली क्लास में प्रमोट होते थे। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो बिल्कुल भी कि यार एक दिन में चीज़ें समझ आ जाएंगी।
पहले दिन कॉम्प्लिकेट लगती हैं चीज़ें, दूसरे दिन लगती है, तीसरे दिन लगती है ना, 10 दिन लगती है, 1 महीना कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। लेकिन एक बार एक प्रोसेस को समझ लिया ना, और ऐसा नहीं है ना कि मैं आंसर्स नहीं दे रहा हूँ या मैं गलत बता रहा हूँ या ये सारी चीज़ें आप पूछते हो आंसर्स मिलते हैं। तो अपने आप को टाइम दो, मुझे टाइम दो, समझो इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को समझो। हर दिन नए चार्ट्स आएंगे, हर दिन नए चार्ट्स को समझो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज़ गलतियों से सीखते हैं हम, रोज़ कभी मेरी गलती होती है, कभी किसी स्टॉक के किसी ने लॉस किया, उसके चार्ट्स को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ पेज इंडिया की, तो क्या पेज इंडिया में ट्रेड करना चाहिए था? 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करता, दैट मीन्स यहाँ तक मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कब करूँगा? यहाँ पे क्या है, लोअर विक बड़ी है, यहाँ पे क्या है, लोअर विक बड़ी है, यहाँ पे क्या है, लोअर विक बड़ी है। तो मतलब क्या है कि प्राइस रिवर्स कर सकता है इस जोन से। तो अगर मैं ट्रेड प्लान करूँगा तो ये जो S2 है इसको ब्रेक होने का वेट करूँगा, या पिछले दिन का ये S3 है उसको ब्रेक। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा कहीं पे, तब मैं ऑर्डर प्लान करूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया नीचे। ठीक है, एक रेड कैंडल अभी भी क्लोज नहीं हुई, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि प्राइस कंसोलिडेशन में, इतना कंसोलिडेशन, हमें 5-6 कैंडल्स का कंसोलिडेशन चाहिए। मतलब 5-6 कैंडल्स में आपको वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, वो बनना चाहिए। या आपको थोड़ा साइडवेज पैटर्न दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस जहाँ से आया प्राइस दोबारा उतना ऊपर गया और फिर आया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते कैसे करते, एक रेड कैंडल बनती, लेकिन यहाँ पे फिर से इसने रिजेक्शन दिया, अपर विक बड़ी है, जैसे यहाँ पे अपर विक थी, यहाँ पे भी अपर विक बड़ी है, तो ऑर्डर प्लान है। अब अगर कहीं आप ट्रेड प्लान करते तो इस जगह करते, प्राइस नीचे आता। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, और अब अगर आप ऑर्डर पंच होता ना, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर पंच होता है, यहाँ से जब प्राइस नीचे जाता। ठीक है, लेकिन ये वाला मूवमेंट लास्ट मूवमेंट है, कोई नहीं पकड़ सकता इस ट्रेड को। ये सिर्फ हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं भी होता ना, मैं भी नहीं पकड़ पाता इस मूवमेंट को, मैं कंफ्यूज हो जाता कि इतनी विक है, इतनी विक है, यहाँ से नीचे का प्रेशर दिखा रहा है, यहाँ से ऊपर से प्रेशर दिखा रहा है, गलत चीज़ है। अगर बात करें फोर्स मोटर की, तो क्या फोर्स मोटर में ट्रेड लेना चाहिए था? अभी आइडेंटिफाई करते हैं। 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करता, इस लेवल तक। ठीक है, प्राइस मेरे जोन के अंदर आ गया। अगर अब मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे क्या बनी, एक ग्रीन, एक रेड कैंडल, रेड के बाद ग्रीन। तो मैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा इस लेवल पे। ठीक है, ग्रीन और रेड है ना, इनका अगर लो ब्रेक होगा तो मैं यहीं के अपना ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, जब ये रेड कैंडल बन रही होती है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। और अगला टारगेट क्या होता है आपका? S1 टारगेट होता है अगला। ठीक है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस सीधा आपके को टच करता है, प्राइस नीचे गया। सर यहाँ पे एक चीज पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर आपने जो इसको कंसीडर करा, ये जो रेड लाइन बनाई है आपने, ये रजिस्टर जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इसके बाद आप बोल रहे हैं यहाँ पर एंट्री बनता है, इसके बाद आपने पीछे वाला आपने कंसीडर ही नहीं करा। मेरा APL अपोलो में यही हुआ था, मैंने लास्ट का ये वाला मैंने जो दिखा है ना आपका रेड लाइन वाला, ये मैंने कंसीडर करा, उसके ठीक बाद वाला मैंने नहीं करा, उसी वजह से मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर ये चीज आप बता रहे हैं पिछले सर वाले में कि अगर पिछले सर वाला पे कम पिवट करते, सर पिवट के बाद देखना है ना पिछला दिन। यहाँ तो एंट्री करते ही पिवट है ही नहीं बिल्कुल भी। ये वाला पिवट था ना, ये पिछले वाला, ये ये आप यहाँ पे ये बनाया, पिवट नहीं फिर है इसके सर, ये बगल जोन है। इसके लास्ट वाला, सर पिछले 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 दिन का ये सर वाला। पिवट के बाद पॉइंट होना चाहिए। ऐसे तो आप यहाँ पे भी रुक जाओगे, फिर यहाँ पे भी रुक जाओगे, यहाँ पे भी रुक जाओगे। हम्म। राइट, पिवट के बाद अगला कोई आसपास ना हो आपके एंट्री लेने वक्त। अच्छा फिर ठीक है, जैसे सपोर्ट बन तक तो पीछे कंसीडर ही नहीं करना फिर अपन को, हाँ, ऐसा? मतलब जैसे अब यहाँ पे तो जैसे पिवट है, अब जैसे ये है ना S1, अब S1 के पास में बिल्कुल कोई है, तो इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये पिवट के पास तो ये वाला था ना, अब ये वाला तो हाँ। बहुत दूर है, तो ऐसे पॉइंट्स को नहीं कंसिडर करना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है जी। ठीक है, और तो बताइए फिर APL पे आते हैं, ठीक। हाँ, और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट, क्योंकि मैंने आपको वही बोला था, और हम हर मीटिंग में यही चीज़ बोलते हैं कि पिछले दिन के पिवट पॉइंट्स को कंसिडर करना ज़रूरी है, लेकिन हर दिन हम नए सिनेरियोज़ को डिस्कस करते हैं। एक दिन में एक सिनेरियो डिस्कस नहीं होता है बिल्कुल भी। राइट, तो ये जो सिनेरियो है ना, जब भी आप एंट्री प्लान करो तो एंट्री प्लान, जैसे ये वाला पिवट पॉइंट है, इसके पास कोई पिवट पॉइंट नहीं होना चाहिए एंट्री लेते। अब यहाँ पे तो कोई पिवट पॉइंट नहीं, आप आधे रास्ते में आ चुके हो। राइट, तो क्या हो सकता है, यहाँ से आप कर सकते हो। और बेसिकली जब भी आप ट्रेड प्लान करो ना, नोटिस तो करना है। अब यहाँ ये पिवट पॉइंट हो तो दैट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, प्राइस यहाँ से भी कर सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है कि अगर आज के पिवट और कल का पिवट थोड़ा आसपास हो तो हमें थोड़ा चीज़ें खतरनाक होती हैं, डेंजर होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा हमें डिस्टेंस मिल जाए तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पिवट है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ पे हम यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं करेगा करेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ और आप नोटिस करो कि जब हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया ना, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, तो प्राइस ने इस कैंडल पे आके रिजेक्शन दिया है ऊपर की तरफ। जी हाँ, सही। ठीक है ना? तो ये डेफिनेटली है सर, ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन हमें बस ध्यान देना होता है। अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन देके प्राइस कैंडल फिर से ऊपर ऊपर चलने लगती ना, तो हम डेफिनेटली एग्जिट कर देते। ठीक है, ठीक, लेकिन वही अगर करा था सर मैंने आज। हाँ, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं तो हो गई। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया और रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो खतरा, ये हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, खतरा तो हर जगह है सर। ठीक है, खतरा तो है, सही है बात ना, है। कहीं भी ट्रेड करते हैं। सर जेड वही है कि स्टाफ लॉस पहले प्लान करता हूँ ना, उसमें थोड़ा थोड़ा रिलैक्स रहता है कि अगर अपोजिट गया तो मतलब ऐसे ही जाएगा, प्रॉफिट तो बात की चीज़ है। बिल्कुल सर। नहीं देखिए, बहुत सिंपल सी बात है सर, ना मार्केट में हम वही रिपीट करते रहो, पैसा बचाना सीखना है, प्रॉफिट आ सही बात। जाएगा। ठीक है आ जी, और जाएगा, जब सही से बात। लोग जुड़े हुए हैं ना, लोगों को जब मुझे टेक्स्ट करते हैं ना कि ट्रेड नहीं मिल रहा सर, मुझे खुशी बहुत मिलती है कि सर एटलीस्ट आज ट्रेड था ही नहीं, आज ट्रेड बिल्कुल नहीं था, नहीं थे। एपीएल बाद में आया तो मैंने प्लान किया। नहीं, बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल ट्रेड्स नहीं थे आज। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते तो ये जोन के बाहर है, जोन के बाहर ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी, जोन के अंदर करना था, और पूरे दिन यहीं पे घूमता रहा प्राइस। अगर हम सेल की बात करें तो क्या सेल में ट्रेड प्लान कर सकते थे? नहीं। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो जोन तो यहाँ था, ये वाला हमने मूवमेंट मिस कर दिया, इतना तगड़ा मूवमेंट था, यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर ओपन करूँ तो यहाँ बहुत लाइंस मिलेंगी। 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल, डेली का, 30 मिनट्स का, ये प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो एक क्लियर इमेज चाहिए होती है ट्रेड करने के लिए। तो आपको जो भी ट्रेड करना है, आपको सिर्फ जोन के अंदर ट्रेड करना है, पिवट्स लगा के एंटर करना है। पिवट्स ब्रेक होगा तो करना है, पिछले दिन के पिवट्स को कंसिडर करना है, 100% करना है। ठीक है जी, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो तब रिस्क नहीं लेना है जब पास पास हो। जैसे यहाँ पे S3 है, यहाँ पे पिछले दिन का S3 है, तो सब म्यूट कर दीजिए प्लीज़। म्यूट कैसे करते हैं यार? ठीक है, चलो हिंदाल्को की बात करते हैं। ठीक है, ट्रेड्स मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, ये जो सेटअप है ना, इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेक्टर मिल गया, स्टॉक मिल गया, सिर्फ हम स्टॉक सिलेक्शन सीख रहे हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ये बाहर आ गया, अब इस जोन के अंदर है तो ट्रेड नहीं करना है, हमने जोन के अंदर करना है ट्रेड। ठीक है, मैं पिवट्स को हटा देता हूँ, जोन के अंदर आया ही नहीं, पहले यहाँ से सीधा मारा, फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खेलता रहा, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करना था या यहाँ कहीं ट्रेड करना था। ठीक है, SBI कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो आया ही नहीं जोन के अंदर। GVTD की बात करूँ अगर मैं, तो जोन के अंदर आया नहीं, जोन के बाहर था। अभी प्राइस रिवर्स हुआ ना, और प्राइस यहीं से क्यों रिवर्स हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स लगाऊं और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्राइस यहीं से रिवर्स क्यों किया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, प्राइस आया यहीं से रिवर्स किया है। तो ये इंपॉर्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर की और जोन की। जोन में प्राइस इजीली मूव कर सकता है, प्रॉफिट्स होते हैं, हमें हुए हैं प्रॉफिट्स, लेकिन जब ऐसी लाइंस मिले तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर बात करें OFSS की, तो क्या इसमें हम ट्रेड कर सकते थे? अभी देख लेते हैं। अगर मुझे इसमें ट्रेड करना होता, एक मिनट में इसकी सेटिंग्स में आके सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है, चार्ट क्लीन रखना है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड करना होता तो अच्छा ट्रेड था ना, यहाँ पे प्राइस नीचे आया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना होता तो यहाँ पे बनी आपकी रेड कैंडल, रेड के बाद ग्रीन बनी। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन बनी उसका जो विक है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मतलब अगर लोअर विक भी आए तो प्राइस रिवर्स कर सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था। फिर अगर हमें ट्रेड प्लान करना होता तो हम इस जगह करते, लेकिन यहाँ पे भी लोअर विक है, नहीं होता। फिर अगर ट्रेड करता तो यहाँ पे करना होता, लेकिन यहाँ पे भी लोअर विक है, ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो ये दिखने में ये चार्ट्स अच्छे दिखते हैं कि कैंडल्स देखो कैसी बन रही हैं, ये ऐसे दिखने में मोमेंटम लगता है, अरे बहुत सही मोमेंटम है, लेकिन आपको ये बारीकियों को समझना पड़ेगा। और ये बारीकियाँ आप कब समझोगे? जब आप जुड़े रहोगे साथ, जब प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ों को, जब समझते रहोगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे सिनेरियोस को। ठीक है जी, चलिए 10-15 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, है ना? मेरे को बस 5 मिनट दो, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, कोई अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करेगा ग्रुप में, कोई किसी से बात नहीं करेगा, हम अवॉइड करेंगे, हमने बात भी नहीं करनी किसी से।